सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव भी तो करेंगे ही, इसमें एमसीक्यू करेंगे। पहले एमसीक्यू 65 टोटल है, जिसमें टोटल पीवाईक्यू है, जितना भी ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सब है, इवन इस साल का भी क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें। ओके, टोटल 65 एमसीक्यू है। कुछ क्वेश्चन तुमको लगेगा रिपीटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी कर जाता है ना, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव भी पहले बता देंगे। सब्जेक्टिव के थ्रू क्या करेंगे, थ्योरी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, समझो, तो फॉर्मूला से रिवीजन कर लेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर समझो एक तरह का रिवीजन ही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब बाकी फिर उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा, बहुत ईजी है। आ जाओ, सबसे पहले जो एग्जाम में जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन से पूछा हुआ वो देख लो, और लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन पूछा वो देख लो। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक काम बताओ, तुम लोग जल्दी थोड़ा सा फॉर्मूला बताओ तो देखते हैं किस किस को याद है। बताओ, सबसे पहले बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ, मोल फ्रैक्शन का। जैसे काई ए, बताओ Na बाई Na प्लस NV। व्हाट इज ए? सॉल्यूट को बोलेंगे ए और बी को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें एक फॉर्मूला बताओ, काई ए प्लस काई बी क्या होता है, जल्दी आता है, टाइम नहीं लगाना, 1 होता है, याद है ना। दूसरी बात कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कोई बोलो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम आता है तभी जाकर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि इसका कोई यूनिट, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बट 0 से लेकर 1 तक, 1 से कभी बड़ा नहीं होगा और 0 से कभी, तो ये नंबर है, मोल फ्रैक्शन हो गया। ओके, दूसरा मोलारिटी बोलते हो, मोलारिटी, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं ना, मोलारिटी, जिसको M से भी लिखा जाता है और C से भी लिखा जाता है। ओके, बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। N/V, बट वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन, ये जब लीटर में वॉल्यूम होगा तब बात करोगे ऐसे, है ना। अगर तुमको ml में दिया हुआ है तो तुम 1000 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर, नीचे से डिवाइड करो तो वापस ऊपर चला जाएगा। ओके, ये भी लगा सकते हो। मोलारिटी में चूंकि वॉल्यूम आ रहा है इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलारिटी में चूंकि वॉल्यूम आ रहा है इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसकी यूनिट बताओ, यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तीसरा पढ़े थे, बताओ मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है सर, बताओ। जिसको स्मॉल m से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी होता है तुम्हारा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए हम लोग लिख देते हैं बी, है ना, बी। ओके, इन केजी, ई केजी, और अगर ई केजी में इस्तेमाल होगा, है ना, ई केजी में। अगर तुम्हारा ग्राम में दिया हुआ, अक्सर ग्राम में दिया रहता है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये भी बताओ, ये मास पे, ये जो मोलालिटी है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, खत्म, यही चीज़ सब है। थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन कर लेते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग पढ़े नॉर्मलिटी, क्या पढ़े बताओ। नॉर्मलिटी क्या होता है, जैसे मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट बट्टा भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर, क्लियर है। बट नॉर्मलिटी निकालने के लिए तुम क्या करना है, एन फैक्टर को मोलारिटी से मल्टीप्लाई करना, ये काम की चीज़ है। एन फैक्टर क्या होता है, जैसे एसिड के केस में कितना H+ मिला, बेस के केस में कितना OH- मिला, तो भाई एसिड वाला सवाल पूछता है तो एसिड वाला याद रखना। जैसे कि तुमको याद होगा कि H2SO4 2H देगा तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। H3PO4 जो होता है, H3PO4 जो होता है 3H देता है, इसकी एन फैक्टर 3 हो जाएगी। हाँ, H3PO3 ये 2H देता है, डायबेसिक है ये, और H3PO2 ये एक ही H देता है, इसकी एन फैक्टर 1 होती है, 3 होती है, इसकी एन फैक्टर 2 होती है, इसकी एन फैक्टर 1 होती है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ है। कई बच्चों को अक्सर डाउट होता है कि 3 हाइड्रोजन तो 3 देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, समझे, 2 ही देगा, ये 1 ही देगा, ठीक है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन ही निकलता है। क्लियर हो गया एन फैक्टर। तो मोलारिटी, नॉर्मलिटी निकालने के लिए तुमको अलग से कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, बल्कि सिर्फ मोलारिटी निकालना और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। होपफुली समझ में आ गया होगा। चले अजी, एक और डाइल्यूशन के लिए याद रखना है, नॉर्मलिटी या मोलारिटी, ये फॉर्मूला होता है M1V1 = M2V2। ओके, याद रखना बात, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हेनरी लॉ, क्या पढ़े थे, हेनरी लॉ क्या कहता है, जल्दी बताओ। सॉल्बिलिटी, हाँ बताओ क्या पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डाइक्लिप्सल टू सॉल्बिलिटी के मोल फ्रैक्शन से यहाँ पर हम लोग ई करते हैं, मोल फ्रैक्शन से। ओके, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो यहाँ पर लगाए थे P = पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस = KH × मोल फ्रैक्शन। याद आया, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। याद रखना कि जितना ज़्यादा याद करो, KH की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई तो यूनिट होगी नहीं, इसलिए। उसके बाद KH के बारे में बताया था कि KH जो है वो सॉल्बिलिटी के इन्वर्सली डायरेक्टली, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है, इसे तो
KH टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। ओके, जब KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या भी बोलो टेम्परेचर ज़्यादा तो KH की बन जाता, KH की बन जाता तो सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्युबिलिटी याद रखना, ठीक है, क्लियर हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस हो गया। इसलिए बात बताया था कि गर्म पानी में कम ऑक्सीजन डिजोल्व होता है और ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, ये सारी बातें, ये भी हो गया। दूसरा, उसके बाद हम लोग बात किए थे वेपर प्रेशर की, किसी बात किए थे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है सर, कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन किया जाता है। और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर नेचर से ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, अलग अलग सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। जैसे वाटर और अल्कोहल में अगर कंपैरिजन करोगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा, वो जल्दी वेपराइज नहीं करेगा, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपराइज करेगा। क्लियर हो गया, बता दिया। तो उस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये करता है बॉइलिंग पॉइंट पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। इस शॉर्ट टर्म में आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, तो बोलोगे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पे, बात सेम ही है। ओके, नेचर मतलब कि उसके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वेपर प्रेशर कम बनाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा। तो ये वेपर प्रेशर भी पढ़ लिए। उसके बाद राउल्स लॉ पढ़े, क्या पढ़े बताओ, कि PA इज इक्वल टू P नॉट ए का ये, PB इज इक्वल टू, बोलो PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू काई बी। कोई याद है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट इंटू काई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसी तरह ये है ना। और ये भी बता दिए थे कि टोटल प्रेशर निकालना तो उनको ऐड करना पड़ेगा, वोलाटाइल वोलाटाइल, अगर सॉल्यूट भी वोलाटाइल है सॉलिड भी वोलाटाइल है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। क्लियर क्या? एक पड़ता है डाल्टन प्रेशर, याद है? डाल्टन प्रेशर में क्या पड़ता है कि पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी एक मॉलिक्यूल का, माने कि वेपर प्रेशर, वेपर फेज में, कौन फेज में? तो अगर यहाँ लिक्विड फेज वाला मोल फ्रैक्शन है, अगर आपको वेपर फेज में चाहिए पार्शियल प्रेशर तो क्या करोगे बताओ? टोटल प्रेशर लिखना पड़ेगा, टोटल प्रेशर इंटू वाई है, सही है? व्हाट इज वाई है? P नॉट है, हाँ ये होगा, ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल है, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। ओके, ये टोटल प्रेशर है। यहाँ पर बस फर्क यही है कि यहाँ पर होता है जिसका कम पार्शियल प्रेशर निकालो उसका प्योर सॉल्वेंट में प्रेशर होता है, बट ये टोटल प्रेशर है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ठीक है? दिस इज डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर है? उसके बाद सर हम लोग पढ़े, ध्यान दीजिए तो, हम लोग पढ़े आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, जो ओबे नहीं करे उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के जिस टाइप का उसके अंदर इंटरेक्शन था, सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्वेंट में उसी नेचर का बोलो अट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा, बोलो। जैसे मान लो सॉल्यूट में था डाइपोल इंट्रैक्शन, और सॉल्वेंट में भी डाइपोल इंट्रैक्शन था। जब सॉल्वेंट बना, सॉल्यूशन बना तो सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन आया, वो भी डाइपोल इंट्रैक्शन है, सिमिलर टाइप का है तो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मैंने सिमिलर टाइप का इंट्रैक्शन आता है अगर सॉल्वेंट के बीच में, जो सॉल्वेंट में था, सॉल्वेंट में था, तो उसको बोलते हैं हम लोग का चीज़ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है? बस समझ आ गया? आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H मिक्स 0 होता है, डेल्टा V मिक्स 0 होता है, बस इतना ही है, इतना ही। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? डेल्टा V मिक्स भी 0 नहीं होगा, डेल्टा H मिक्स भी 0 नहीं होगा। दो चीज़ें हर टाइप के सॉल्यूशन में काम करते हैं, एक डेल्टा G मिक्स नेगेटिव होता है हमेशा, और डेल्टा S मिक्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात बताया था। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट करते हैं, बताओ। दो तरह का सॉल्यूशन, चाहे कोई भी और सॉल्यूशन बने, कि डेल्टा G मिक्स ऑलवेज नेगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा S मिक्स ऑलवेज एंट्रोपी इंक्रीज करता है। एंट्रोपी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये बात हो चुका है। आइडियल के लिए बताओ तो फटाफट टाइम नहीं लगाना। ओबे राउल्ट्स लॉ बताओ, फटाफट बताओ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ओबे राउल्ट्स लॉ, मैं इतना लिख देता हूँ, जल्दी टाइम नहीं लगाएंगे। ओबे राउल्ट्स लॉ, सेम नेचर का इसमें इंट्रैक्शन होता है, ओके? सेम, सिमिलर या सेम नेचर बोलो, सेम इंट्रैक्शन एज solute and solvent, okay? Interaction between solute and solvent as solute and solvent, okay? उसके बाद बताओ डेल्टा V मिक्स कितना होता है? 0, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आता है। चौथा डेल्टा H मिक्स भी 0, ओके? ग्राफ इसका बहुत सिंपल बताए थे, ग्राफ कैसा होता है याद होगा? हाँ, ग्राफ भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? ऐसे ऐसे और इनको मिला दिए थे, ऐसे है ना, ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, इन दोनों को मिला दो, टोटल हो गया ग्राफ, है ना? बहुत इजी ग्राफ, कोई ज़्यादा मुश्किल ग्राफ नहीं है। उसके बाद ये आइडियल का हो गया। और नॉन आइडियल में भी दो टाइप था, एक पॉजिटिव डेविएशन, ओके, एक नेगेटिव डेविएशन। याद आया? भूलने ना गया हो? नेगेटिव डेविएशन,
बताओ इसमें बताओ फटाक से बताओ। नंबर 1 बताओ इसमें। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कब आता है? जब वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब वीकर अट्रैक्शन हो, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वीकर अट्रैक्शन आता है। ओके, सॉल्यूट से में स्ट्रॉन्ग था, सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो आया वो वीकर हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, याद है कि नहीं है? तो बताओ डेल्टा वी मिक्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव और डेल्टा एच मिक्स भी। वो कितना आसान है यार, कितना आसान है, इतना इजी लिख सकते हो। तीसरा लिखोगे कि इंटरेक्शन कैसा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में? वीकर इंटरेक्शन। क्या बोलोगे? वीकर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, और यहाँ बताओ नंबर 1 में दोनों पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, ये दोनों राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो इसमें बताओ डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाता है। और डेल्टा एच मिक्स भी नेगेटिव होता है। याद होगा, देखो रिपीट कर रहे हैं पूरा को, अच्छा से देखो, ये भी नेगेटिव होगा। और अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन आ जाएगा, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके गाइस, ऐसा ग्राफ याद होगा, इसका ग्राफ नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ याद होगा, याद करो ऐसे। ये और ये तो आइडियल का था, बस पॉजिटिव डेविएशन तो बढ़ जाएगा वॉल्यूम ना, तो ऐसे कर दोगे, इसके भी ऊपर कर दोगे ऐसे, इसके भी ऊपर कर दोगे ऐसे, और इसमें नीचे कर दो उसमें, है ना, बस हो गया, कुछ है नहीं। ग्राफ रिवीजन करवा दिया पूरा, हो गया, बात समझा गया। उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग पढ़े थे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या पढ़े थे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर याद रखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप है। किसका टाइप है? चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो। ओके, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में तुमको 2-3 ठो मिक्सचर मैंने एग्जांपल बताया था, याद करो। एक बार तो एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, यानी कि क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ऑब्वियसली है, तो नेगेटिव डेविएशन। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होगा वो बताओ, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। याद रखना बात को, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। उसमें एग्जाम्पल अल्कोहल वाटर वाला याद होगा, अल्कोहल और बोलो, अल्कोहल और वाटर वाला याद है? वाटर 95% और ये 5%। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया। दूसरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताओ, एक पढ़ते हम लोग, क्या चीज़ याद है? नाइट्रिक एसिड को पानी के साथ, पानी के साथ कितना था ये? 32%, 68%, याद है? ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। एक और होता है HCl का पानी के साथ, बता देता हूँ, पानी के साथ। ओके, ये 20% होता है और ये करीब 80%, मानी 19 पॉइंट समथिंग होता है ये। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मिला लेना, मैच कर लेना, तो लोग मैच कर लेना, सब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ओके, चलो हो गया, कर लो, घर पे कर लोगे, मैंने लिख दिया। ये भी तुम्हारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, ये भी तुम्हारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ये 2 एग्जांपल साथ नोट्स में होगा, ये वाला शायद मैंने लिख दिया अभी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, 20 या 80%। वैसे सोचो ना, एसिड वाला जो भी एग्जाम्पल होगा, एसिड में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बात समझो बात को, कि वीक हो जाएगा ये बताओ? पहले एसिड के बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, जल्दी बताओ। एसिड वाला किस में था? पॉजिटिव में था, नेगेटिव में था? सोचो ना, इस किस में लिखा हुआ था, एग्जाम्पल देखो। नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या? वॉल्यूम घट गया होगा, लाजमी है, क्योंकि एसिड है ना, तो एसिड के साथ बहुत इंट्रैक्शन करता है वाटर। ओके, तो यहाँ पर जो है बोलो, ये नेगेटिव डेविएशन है, ये भी नेगेटिव डेविएशन, यानी कि नेगेटिव डेविएशन यानी कि कौन? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, हाँ। और ये तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब दोनों मिलता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, माने कि सॉरी, ये यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, यानी कि ये भी नेगेटिव डेविएशन में आया था। ये किस में लिखा हुआ था? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में होगा। हाँ सही है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, सही है, क्लियर है? ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है गाइस। और तुम्हारा था ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है, ये दोनों नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, और ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और नेगेटिव डेविएशन बोलो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, समझ में आ गया। ये याद रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखा है था ना एग्जांपल। ओके, 68-32%। ठीक है, एकदम सही है, 68-32%, 68-32%। ये उल्टा हो गया, 68% वैल्यू देख लो ना, मिक्सचर देखिए, याद रखना है, एग्जाम में आता है बाबू ये वाला। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। चलिए, अब उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे ही डिपेंड करे। नहीं बोलो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे ही डिपेंड करते हैं, वो नेचर पे डिपेंड
कौन सॉल्यूट डाल रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है उसको, बस जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी प्रॉपर्टी होगा। तो उसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था। सॉल्यूट को मैं A लिखता हूँ तो इसलिए A लिख देता हूँ, या I से मल्टीप्लाई करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस में I की वैल्यू 1 होती है, ओके। और यहाँ पर मैंने बताया था कि RLVP जो होता है, चूंकि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेपर प्रेशर I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी I कम उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेल्टा टी भी पढ़ते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं KB इंटू M। KB को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, KB को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का नाम है विलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब M की वैल्यू 1 रख दोगे तो डेल्टा टी भी KB के बराबर हो जाएगा। तो यूनिट मोलर सॉल्यूशन का जो भी डेल्टा टी भी आता है इसी को KB कहा जाता है, ओके। ये भी याद रखना है। यहाँ पर भी I लगा दो, ओके। I की वैल्यू 1 होगी जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तीसरा डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M, KF को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके। उसका चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, सर पाई इक्वल टू ICRT, करो तो मरो, यानी CRT, ओके। याद आया, C हो गया कंसंट्रेशन, R तो कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही था, इतना ही थ्योरी है रिवीजन करने। अब सवाल करते हैं, सवाल करें अब, हो गया रिवीजन हो गया, बहुत कम टाइम में रिवीजन करवा दिया पूरा, ठीक है। ये सवाल अब तुमको न्यूमेरिकल है, देखो ए बाबा, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट टाइम में भी, देख लो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा जानते हो ना, कॉस्टिक सोडा, वाह कमाल कर दी, गजब, सही बोलो, हाँ सही सही तो बोले क्या, NOH इज डिजॉल्व इन वाटर, सुनो नहीं बोलो, इज डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग 1 ml कहते हैं। एक बोलो, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग 1 ml कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml कहते हैं ना गाइस। तो ऑब्वियसली है तुम्हारे पास, सुन नहीं बोलो ज़्यादा, ये 200 ml हो गया, और बोला कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, गिवन मास बाय, तो गिवन मास कितना होगा, 40 दिया हुआ है, तो कितना तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना कॉस्टिक सोडा का, NaOH होता है 23 16 39 39, और गिवन मास में मोलर मास कितना होगा, जो उल्टा कर दिए का, गिवन मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास 4 ग्राम बाय 40, यानी कि 0.1 रहने दो, इतना हो गया, या 1/10 लिख सकते हो, कैलकुलेशन कर लेना 1/10, मोल्स निकल गया। अब वॉल्यूम तुमको लीटर में लिखना है, तो तुमको दिया हुआ 200 ml, 1000 से भाग कर दो, काटोगे 0 0 कैंसिल, 2 हो गया, कितना हो गया, 1/5, 200 ml 1000 से भाग कर दोगे, 0 0 कैंसिल, 1/5, सही गलत है, सही है। अब मुझे निकालना मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला का पड़े हो, M इक्वल टू NY/V, N का वैल्यू बोलो 1/10, पलट दो इसको, 5/1, 1/2 ना, यानी 0.5 मोलर। सो दिस इज योर आंसर, या मोल पर लीटर लिख दो, कोई दिक्कत किसी को, 2 नंबर में आता है, कितना आसान है देख लो। किसी विलयन की मोलरता से किस प्रकार भिन्न है, हाउ इज मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलारिटी, मैंने दोनों में डिफरेंस लिखना है। इधर मोलारिटी कर दो, जो पहले लिखा रहेगा, जो पहले लिखा मोलारिटी है ना, तो लाइन पार होगा इसका, यहाँ मोलारिटी, यहाँ मोलारिटी, डेफिनेशन लिखो मोलारिटी का, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ लिखो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, हो गया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिख दोगे, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलारिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, उसका फॉर्मूला लिख दोगे N इक्वल टू NY/V, और यहाँ पर लिख दोगे M इक्वल टू NY/W लिख दोगे। उसके अलावा यूनिट लिख दो इसका मोल पर लीटर, इसका लिख दो मोल पर केजी, कितना यूनिट है, कितना अच्छा अंतर हो गया, तो 3 पॉइंट हो गया नंबर में, 2 नंबर का शॉर्ट आपका क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी कॉपी में सारा नोट्स तुमको मिल जाएगा, मैंने समझा दिया, बस मेरा काम था खाली समझाना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज यूनिटलेस, फॉर्मूला लिख दो, क्लियर हो गया। वाई डज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद एडिशन ऑफ नॉन, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता है तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, घट जाती है, बस रीजन दे रहे हैं आंसर। व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अभी बताया था, जो रॉल्स लॉ को वो भी करे आइडियल, जो नहीं करे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जब भी याद होगा, या तो इसका सॉल्यूट पार्टिकल का या तो एसोसिएशन हो या तो डिसोसिएशन हो, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू बढ़ जाती है और मोलर मास घट जाती है, और एसोसिएशन में आई की वैल्यू घट जाती है और मोलर मास बढ़ जाती है, तो ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास मिल जाता है, क्लियर हो गया, ये सारी बात है। राइट रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सभी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, खाली रॉल्स लॉ का डेफिनेशन लिखना है,
वो भी किसके लिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर भाई। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर इज लोअर्ड या डिक्रीज। ओके, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर यूनिट, बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ। तो उसी का परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? जब भी हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, सॉल्यूशन की बढ़ जाती है। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर बताए थे कि वो मिनिमम प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड में लगाया जाए ताकि ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसको बोलते हैं, बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सप्लेन्स राउल्ट्स लॉ सब पढ़ा दिया। एक न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल बनाओगे खुद से देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इट्स बॉइलिंग पॉइंट रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी डेल्टा टीबी दे दिया तुमको, डेल्टा टीबी दे दिया है, डेल्टा टीबी पता है। अब बोला व्हाट क्या, तुम फॉर्मूला कहाँ पर क्या हो, डेल्टा, कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, के बी इंटू एम। अब नॉन तुमको क्या बोला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये बेंजीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, निकलना है यहाँ से मोलिकुलर मास। डेल्टा टीबी 1 डिग्री सेल्सियस पता है, के बी का वैल्यू तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में 2.53 दिया हुआ है। मोलैलिटी निकाल दो, मोलैलिटी के अंदर ही तुम्हारा मोलिकुलर मास आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो दो ना, 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अरे ये गिवन मास दिया हुआ है, यहाँ से तुम बताओ के बी क्वेश्चन दो, गिवन मास बाय मोलर मास लिखो ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखोगे ना, तो एन को लिखोगे क्या चीज़, गिवन मास बाय, तो हो गया। तो गिवन मोलर मास, तो गिवन मास में तुमको दिया हुआ है 10 ग्राम, तो रख दोगे। अब मोलर मास निकालना है, ठीक है। बेंजीन दे दिया, वो बेंजीन तुम्हारा सॉल्वेंट है, क्या है, बेंजीन सॉल्वेंट है तुम्हारे, 100 ग्राम, तो बेंजीन का मास भी दे दिया 100 ग्राम, तो उसको केजी में बदल लोगे, तो 1000 से क्या कर लोगे, लोगों मैं क्या कर रहा हूँ, के बी एन को लिखोगे, पहले यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, डेल्टा टी बी बराबर के बी, और एन को लिखो गिवन मास बाय मोलर मास ना, बोलो, तो गिवन मास कितना 10, अब मोलर मास अपन को चाहिए सॉल्यूट का इनटू, चलो डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, तो कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1000 से गुना कर दो, और कितना 1000, 10 100 ग्राम है कि 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1000 से गुना करके आराम से सवाल बन जाएगा। अब यहाँ से एम निकालना, नहीं निकलेगा एम इक्वल टू 2020 कर दिया, के बी का बोलो 2.53, बोलो क्लियर हो गया। और उसके बाद तुमको एम इधर कर दो, के बी का वैल्यू हो गया 100 कर देता हूँ, एम की वैल्यू बताओ, एम तो निकालना है, के बी डेल्टा टी बी बटा में डाल दो, डेल्टा टी बी का वैल्यू बताओ कितना होगा, 253 बट्टा डेल्टा टी बी का वैल्यू 1 है, 253 आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया। कितना आसान है, इस आसान को क्वेश्चन चाहिए। डेल्टा टी बी 1 दिया हुआ है, मत बोलना सर 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसको क्या केल्विन में नहीं बदलेंगे, नो, डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर है, और चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट वही होती है जो मैंने कि डिग्री सेल्सियस में उतनी होगी और केल्विन में भी, तो चेंज का यूनिट नहीं बदल देना। क्या समझ आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, कितना आसान, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, पाई इक्वल टू क्या पड़ेगा, CRT, आई नहीं लगाना, क्यों आई नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। 2.46 ऑस्मोटिक प्रेशर दिया 2.46, आगे बोला है 20 टेम्परेचर कितना दिया, सी कैलकुलेशन द कंसंट्रेशन, सी निकालना है, और आर की वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है, 0.0821, ये ना, अरे बोलो ना। और उसके बाद टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, कितना 27 है ना, 300 केल्विन कर दे, केल्विन में बदलना पड़ेगा यहाँ पे। अब कैलकुलेशन करके यहाँ से सी का मान निकाल लो, खत्म है, कुछ है नहीं। ओके, कुछ कर रहा है क्या, इसको चाहो तो ये इसको 1/8 रख देना, 1/12 याद है, काट दो, कितना से काटोगे, 12 से काट दो ना, 12 24 बच्चे करना 6 60 12 60 25 मिनट तो कट गया। सी इक्वल टू हो जाएगा, ओके, सी इक्वल टू हो जाएगा तुमको 2.46 बाई 25, काट लोगे इसको 25 से, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, खत्म। सी निकाल, कंसंट्रेशन निकालना सॉल्यूशन का, क्लियर है, कुछ नहीं इसके अंदर, ओके क्लियर है। तो ये तुम कैलकुलेशन खुद से करोगे, मैं रहने देता हूँ, हिंट कर लेना। आगे बोलो, यूरिया का 5% घोल प्रेशर बोला है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन यूरिया एट 273 केल्विन, तो वही 5 क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना ना, यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो CRT माने तुम पहले मोलरिटी निकालोगे, क्या निकालोगे, अब मोलरिटी के लिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 5% सॉल्यूशन का मतलब हुआ, ओके 5% सॉल्यूशन मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, क्या बोलोगे 100 ml, कोई डेंसिटी नहीं दिया होता, 100 ml लोगों, तो सॉल्यूशन लोगोगे 100 ml और 5 ग्राम दिया हुआ था, वैल्यू पुट करके आंसर सी निकल जाएगा। आर का वैल्यू 1/2, टेम्परेचर 273 केल्विन दिया, पुट करके आंसर निकाल लोगे, क्लियर हो गया। पहले मोलरिटी निकाल लोगे, ओके परसेंटेज को देकर के, तो मोलरिटी क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, 5 बट्टा मोलर मास बताओ, यूरिया बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है,
यूरिया का फॉर्मूला बताता हूँ, NH2CO NH2, ये यूरिया है, इसका मोलर मास निकाल होगा। कितना मोलर मास होगा बताता हूँ, पहले बता, 2 N हो जाएगा, 4 H हो जाएगा, CO हो जाएगा, कर लोगे? तो नाइट्रोजन हो जाएगा 28, 4 12 16 बड़ा 28, 28 56 56 60, 60 हो गया, 60 हो गया। तो 5 गिवन मास बाय मोलर मास 60 हो गया, 1/12 को दिक्कत। वॉल्यूम ले लो 100 ml, तो 100 ml को 1000 से भाग कर दोगे, है ना, 100 ml को 1000 से भाग कर दोगे, कितना हो जाएगा, 1/10 लीटर। तो C निकाल लो, C निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/12 बटा 1/10, 10/12 काट दो, 5/6, आराम से वैल्यू लगा दो, पाई इक्वल टू CRT, CRC 5/6, R का वैल्यू 1/12 और 273 हो गया, काट करो, ये तुम्हारा काम है, यहाँ से हम नहीं करेंगे, ये तुम्हारा काम है, क्लियर हो गया, कर लोगे। स्टेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, भाई राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट नेचर ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख देना 4 पॉइंट। ओके, समझ में गया, आ जाओ। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या होता है, सेम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। होपफुली बात समझ में आ गया होगा। व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, के भी क्या होने पूछा, के भी क्या है, तो फॉर्मूला जानते हो ना, ये पूछा क्या है, व्हाट इज, तो डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला पढ़े ना, एम इंटू के बी होता है, के बी इंटू एम होता है, हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जब एम की वैल्यू 1 होती है तो जो भी डेल्टा टी बी होता है वही के बी होता है। तो द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूनिट मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड के बी। के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। हाउ इट इज रिलेटेड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, क्लियर है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये एक बार हो चुका है। स्टेट हेनरीज लॉ बता ही दिया। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन भाई सॉफ्ट ड्रिंक में, ओके, हाई प्रेशर पर गैस को डिजोल्व किया जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो सोचने समझने की शक्ति घट जाती है, बताया था, वहाँ लोग सोच नहीं पाते उतना। और उसका एक पर कि जो डाइवर होता है, गोताखोर जो होता है, जब समुद्र में जाता है तो अपने साथ बोलो हीलियम डाइल्यूटेड एयर टैंक्स ले जाता है, ओके, क्योंकि वो बेंड से बचने के लिए। बेंड एक कंडीशन है जिसमें बहुत हाई बोलो बहुत ज़्यादा बुलबुला बनता है ब्लड के अंदर, जो बहुत तकलीफ दे होता है, बताया था, तो एप्लीकेशन बता देना। एजोट्रोपिक मिक्सचर, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच हैव बोलो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, विच हैव फिक्स बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, या विच बॉइल्स एट फिक्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड बोलो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ओके। यही बोलो कि वेपर फेज कंपोजिशन इसका और लिक्विड फेज कंपोजिशन सेम होता है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, बचपन से पढ़ते आए हो। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं तो ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका एप्लीकेशन इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफाइड द वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने में, ओके, इस्तेमाल किया जाता है, सलाइन वाटर को रिवर्स प्यूरीफाई करने में। डिफाइन व्हाट वेंट ऑफ फैक्टर, हाउ इट इज रिलेटेड विथ डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई आई वाला जो फॉर्मूला बनाए थे, ओके, इसमें याद रखना बात फॉर्मूला क्या, आई इज इक्वल टू 1 + n - अल्फा। ये पढ़े थे किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, है ना, और डिसोसिएशन के लिए 1/n इंटू अल्फा, जब आई केवल 1 से छोटी हो, कम आएगा ये। आजा सो ये याद है, ये फॉर्मूला किसके लिए, आई दिया रहेगा, आई को क्या बोलते हैं, वेंट फैक्टर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या होता है, कितना पार्टिकल टूटने के बाद बना या जुड़ने के बाद कितना बना, ओके। चलो नहीं बोलो ये व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या है ये सेमी परमिएबल, द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, मैंने अपने से होकर केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को गुजरने दे, सॉलिड पार्टिकल को गुजरने, सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, सॉलिड के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसलिए जैसे एग्जांपल पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, ओके, अनियन पील्स, याद है, हाँ यस, हाँ, गोट ब्लैडर, पिग ब्लैडर, वाह कितना बड़ा एग्जांपल है। डिफाइंड मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, भाई केबी को डिफाइन करना है, जिसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ओके, ये सब ऑलरेडी केबी को डिफाइन करना सिखा दिया। या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है।
वो राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। डिफाइंड एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, यस, इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर के मिक्सचर को एंटीफ्रीज कहते हैं। 335 ग्राम अगर तुमने इथाइलिन ग्लाइकॉल का मिक्सचर लिया, किसमें, 1000 ग्राम, एक केजी पानी में, 1 केजी पानी में, 1 केजी पानी में 335 ग्राम तुमने अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया, कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, यस। एप्लीकेशन याद है ना, इसका इस्तेमाल ठंडे प्रदेश में काट के रेडिएटर में किया जाता है। आ जाओ, एक्सप्लेन वाई एक्यूटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। यस, गुड। डिफाइन वेपर प्रेशर, विच फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बताना है कि द प्रेशर, क्या बताए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ बोलो, कोई बताओ। यस, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम फिनोमेना डिफाइन किया जाता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बताओ, किस पे, टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। हो गया, क्या बात है। नेचर ऑफ सब्सटेंस लिख दो, अच्छा रहेगा। डिफाइन सॉल्युबिलिटी विच फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स, बहुत ईजी है ये। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। बट एक बात बताया था कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी अगर लिक्विड में देखोगे तो वो प्रेशर से अनइफेक्टेड आता है। ओके, याद है कि नहीं है। बट गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर से रिलेट करोगे, टेम्परेचर रिलेट करो तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ घटती है। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी अच्छी बात सब तुमको याद है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखो, टोटल 30 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का था। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया। हाँ, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं तुमको, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है पूरा। उसके बाद देखो लॉन्ग टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देना है कि व्हेन अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ volatile solvent then its boiling point increased. This is called elevation of boiling point. Find the relation between the elevation of boiling point and the molar mass of the solute. भाई इसके molecular mass solute का निकलना है। डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, एम का फॉर्मूला लगा कर वहाँ से काम कर लेना। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, याद है कि नहीं है। हाँ, 2 मार्क्स में भी है, लॉन्ग टाइम में भी 2 मार्क्स में 3-4 पॉइंट लिख देना। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय इक्वल टू सीआरटी। करो तुम्हारो, वो ऐसे भी पूछा, ए और बी करके पूछा। व्हाट डू मीन बाय टर्म डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ याद है। स्टेट राउल्स लॉ ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये बच्चों को समझ आता है। राउल्स लॉ पूछा है, राउल्स लॉ किसका, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, यानी जो फॉर द डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड राउल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, एंड बोला कि हाउ इज इट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल। भाई तुमको मोलिकुलर मास निकाल देना बस, हाँ हो गया, ए बी करके बना दिया। व्हाट डू मीन बाय द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पूरा डिटेल कर देना यहाँ पर। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, पूरा लिख देना, पूरा एक्सप्लेन कर देना, पूरा हर चीज़। वही फिर वही बात, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कई बार पूछा, भर भर के। न्यूमेरिकल भी पूछा, देखो एक जगह न्यूमेरिकल भी डाल दिया। लो, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और दूसरा में बोला कि न्यूमेरिकल बताओ इसका, न्यूमेरिकल ये भी क्वेश्चन। अच्छा, वो पढ़ाई नहीं गया था, बैकले हार्टली मेथड है जिसकी हेल्प से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला था, जरूरत नहीं है, चलो वो हट गया पहले से सिलेबस में नहीं। आप व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर, व्हाट हैपेंस वेपर प्रेशर व्हेन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। चलो, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, सब बार बार रिपीट किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर देख लो, भर भर के क्वेश्चन आया हुआ। राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वही ग्राफ के साथ लिख दोगे। एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन गिविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ग्राफ के साथ कर दो, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन को डिफाइन कर दोगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन बराबर के। एक्सप्लेन्स राउल्स लॉ, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हो गया। थ्योरी समझ में आ गया अच्छा से। अब सॉल्यूशन के 65 MCQ करेंगे, पूरे थ्योरी तो कर लिया है। अब 65 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तुम लोग जवाब दोगे, फिर हम बताएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेगी कि तुमको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। देखो, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, बट कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना, ये इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस करो। चलो आ जाओ, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, आ जाइए। 234.2 ग्राम ऑफ सुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ सुगर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो, यहाँ पे मास नहीं दिया है सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का,
तो आप अंडरस्टूड है कि तुमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल तुम मास 1 kg ले लो। 1 kg में जो भी मोल्स होगा उसी को ना मोलालिटी कहते हैं। अरे उसी को ना मोलालिटी कहते हैं। तो मोलालिटी बोलो, या 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलालिटी हो जाएगा। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, बताओ आंसर क्या होगा? गिवन मास बाय गिवन मास में कितना दिया हुआ था तो इसका चीनी का करना है 34.2 बट्टा मोलर मास कितना होगा चीनी का बताओ, शुगर का C12H22O11 याद है कि नहीं है? बड़ा बड़ा हाँ 144, 22 हाइड्रोजन का 1 होता है, 16 11 करो गुना करो 342 होता है। बताए थे ना कि तुमको शुगर का मोलर मास याद होना चाहिए 342 और ग्लूकोज का 180 याद होना चाहिए। तो 342 से भाग कर दो, कितना आंसर हो जाएगा? कट जाएगा 1/10, यानी आंसर कितना हो गया? कहाँ है ये सबसे इत्तेफाक की बात है, ये सवाल पहले भी पूछा हुआ है, जब भी पूछा 2 बार पूछा है, और इस साल भी पूछा है डिट्टो सेम क्वेश्चन। यकीन नहीं हो रहा ना? अभी देखो बोली देखिए यकीन नहीं हो रहा सर, हमको यकीन नहीं हो रहा है। या मगर मुटिया बोली कि नहीं हो रहा है या छोड़ो कोई मारा हुआ इस साल का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। अब दोबारा इसको हम नहीं बताने वाले हैं। ओके गुड, होपफुली बस में आ गई होगी। क्या क्लियर हुआ ये वाला? अरे मुश्किल सवाल है, न्यूमेरिकल आता है, देख लो भतीजी आ जाओ। ये जो सवाल नहीं बता पाएगा बहुत दिक्कत वाली बात है। विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आता है, अफेक्ट होगा। मोलारिटी अभी वाह क्या बात है, क्या शेर सुना है आपने। मोलारिटी के डिवाइड में फॉर्मूला आता है, सुनना, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो मोलारिटी के डिवाइड में भी फॉर्मूला वॉल्यूम आता है, इसकी भी डिवाइड में वॉल्यूम आता है। फॉर्मुलिटी जो होता है वो मोलारिटी ही होता है, बताया था, बस आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। और नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम आता है, बस मोलारिटी में वॉल्यूम तो हो गया, ये टेम्परेचर से पर डिपेंड नहीं करता है। यस आ जाइए, ये बेहतरीन सवाल है, ये आप लोग पहले बनाएंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ इसके लिए, 2 मिनट का टाइम सॉल्व कीजिए। 2 मिनट टाइमर 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, लो लीजिए बनाइए तो आप लोग। देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, तुमको दिखाएं अभी कितना क्वेश्चन रिपीट किया हो तुम देख लो। जो अभी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन करवाए थे कि डज नॉट डिपेंड विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, भर के आया हुआ है भर। अब देखो इधर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मैंने कि केन शुगर का एक सॉल्यूशन है 5%। 5% का मतलब क्या हुआ कि 5% उसमें 5 ग्राम चीनी होगा, 5 ग्राम चीनी होगा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया चीनी का 342। इच आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, किसी कोई सब्सटेंस एक्स का 1% के साथ वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तो कंसंट्रेशन भी सेम। याद आया कि ना आया? C1 बराबर C2। आइए कंसंट्रेशन का होता है, मोलारिटी ना होता है, गिवन मास बाय बोलो ना, कहीं वॉल्यूम दोनों का तुम लगाओगे N/V लिखोगे तो वॉल्यूम दोनों का सेम ही लिखोगे, परसेंटेज तो है 100 ml लोगे तो N/V लिखोगे, N1/V V, N2/V, V से V क्या हो जाएगा? तो दोनों का मोल भी सेम हो जाएगा। सर V क्यों सेम है? दोनों का 100 ml 100 ml ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो N1 का मतलब गिवन मास और मोलर मास, इसका मास कितना है बताओ? इसका 5 ग्राम। अब मोलर मास कितना है? N2 इसका मास कितना है? इसका 1%, 1 ग्राम, और मोलर मास हमको निकालनी है। अब कोई भी माँ का लाल यहाँ से निकाल सकता है। 342/5, 342/34 दूना 68। वाह देखिए कंसेप्ट समझ में आया। इतना लंबा कुछ नहीं करना है, दोनों का मोल से मुक कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ये एक कहाँ से लाई? ये एक भाई 1% दिया हो ना, इसलिए 2 बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकता है। कंसेप्चुअल सवाल है, इसको बता सकते हो। मोलारिटी पूछ रहा है 2 ग्राम NaOH, बताओ चलो बताओ ना 2 ग्राम NaOH का मतलब क्या हुआ? गिवन मास और मोलर मास। अरे ऑब्जेक्टिव में सीधे बनाओ ना, 2/40 कर 2/40, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 200 ml, 200/1000 कर दें, बोलो रे 1000, काट कुट करो 1/20, और 2 0 कैंसिल तो बने 1/5, 5 ऊपर करते हैं, 5 का 20, 1/4, 1/4 मतलब 4 दूना 8, 0 पॉइंट कौन है? ए वाह कमाल हो गया, सही है। ले गलत नहीं कि जल्दीबाजी में, 1/20 सही है।
कर दिया, 2 पंचे 10, 5 5 ऊपर गलत हो गया 5 ना, 2 पंचे 10 ना होता है ये, नहीं सही तो था, 5 चौका 20 4 सही है, परफेक्ट है, 5 लिखे वहाँ पे पलट दिया, ठीक है। 5वां बताओ, डायरेक्टली डेफिनेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, पर केजी ऑफ मोलालिटी आंसर बी, समझ में आ गया। 6 बताओ, 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अब ये 1 केजी सॉल्वेंट दे ही दिया है, खाली मोल निकाल दो, देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, क्या बोलोगे, 18 ग्राम ग्लूकोज है तो 18 बटा ग्लूकोज का कितना होता है 180, काटो 18 दाएं 1 बटा 10, 0 पॉइंट, कहाँ है 0.1 मोलर, मोलल नहीं कि 0.1 मोलर बोल दो गड़बड़ा जाएगा, मोलल क्योंकि 1 केजी सॉल्वेंट दिया हुआ है। ओके अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, वाह ओवेज राउल्ट्स लॉ, वाह क्या गजब बात बोलिए तुम, दिल्ली खुश कर दी, ये बता दो तब समझेंगे। एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज, बोलो HCl और H2O, एजोट्रोपिक मिक्सचर में कौन बोल रहा है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज, कितना परसेंट HCl होगा उसके अंदर, बताओ HCl जल्दी बताओ, अभी बताए थे एग्जाम्पल 20%, ये 20% है, ये 80% बोले थे ना, बोले थे अभी, हाँ, और ये बताए थे HNO3 वाला और वाटर वाला में 68% और 32%, यस गुड सही है। चले आगे, ये बताओ, सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड, हाँ बताओ, एजोट्रोपिक मिक्सचर, वाह कमाल कर दिया, ठीक है कितना गजब है। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन नाटोलिन तो आइडियल सोल्यूशन होता ही है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बताए सेम होता है, आइडियल सोल्यूशन होता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में डीपी एसीटोन में एसडीपी दोनों मिलता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है तो नेगेटिव डिविजन हो जाएगा, यही है जो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बोले एक जैसा रहता तो आइडियल, एक जैसा नहीं रहता तो नॉन, याद करने का ट्रिक सिखाया, सब एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्या बात है, दिल्ली खुश कर दी तुम लोग। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव रिएक्शन कब आता है, जब वीकर इंटरेक्शन आता है, वीकर इंटरेक्शन बताओ। ये तो तुम्हारा टोल्यून है, ये बेंजीन है, बेंजीन टोल्यून तो आइडियल है, ये आइडियल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको काटो 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 उसके सुनो सुनो सुनो, नहीं बोल नहीं रही हो, ये एसिड जैसे आ गया नेगेटिव डिविजन, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जिंदे काट दो। उसके बाद सुनो, CH-Cl3 या क्लोरोफॉर्म, ये भी नेगेटिव डिविजन, हाइड्रोजन बॉन्ड में जाता है, डी भी नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पढ़ाए थे कि क्लोरोफॉर्म, ये भूल के बैठी हुई रे लड़की, क्लोरी भूल के बैठी हुई है मोटे मोटे। HCl थे और कीटोन का कहते थे COO, ऐसे एसीटोन का ये ना, ये एसीटोन, इनके बीच में बहुत अच्छा से हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया था, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आ गया तो नेगेटिव डिविजन, तो आंसर आ जाएगा बी। आंसर बनाने के लिए आपको चारों का आंसर पता होना चाहिए, तब मजा आता है बनाने में। पहले तुमको डिड्यूस करने आना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन को काटने आना चाहिए, छांटने आना चाहिए। छांटने आ गया तो फिर तो आंसर तो बन ही जाएगा। और ये तुम खुद भी सोच सकते हो, बेंजीन है, बेंजीन में होता है नॉन पोलर है, बहुत बल्कि बिल्कुल वीक फोर्स होगा, वंडरवाल फोर्स। कार्बन में दोनों मिलेगा तो क्या होगा, फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक ही रहेगा, वीक होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, पॉजिटिव डिविजन। अब बताओ, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, इन कंपैरिजन टू 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 0.1 मोलर है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज सेम अबाउट ट्वाइस अबाउट टाइम अबाउट 3 टाइम्स या अबाउट 6 टाइम, बी यस। जो भी सी बोल रहा है वो बहुत समझदार बच्चा है। MgCl2 में आई की वैल्यू, आई ना डिसाइड करोगे, दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही है। अब बोल रहा है किसका बात कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चूंकि डेल्टा TF जो होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें आई की वैल्यू, चूंकि ग्लूकोज है इसमें आई की वैल्यू 1 है, ओके ग्लूकोज में आई की वैल्यू 1 है, और उस केस में ओके उस केस में आई की वैल्यू, किसके केस में, MgCl2 के केस में ना आई की वैल्यू 3 है। MgCl2 को तुम तोड़ोगे, बताओ क्या क्लोरीन 1 mg मिलेगा,
अरे बोलो ना, 2 क्लोराइड मिलेगा, यानी 3 ठो मिल जाएगा, इसलिए आई की वैल्यू 3। जितना आई की वैल्यू 3 होगी, जितनी आई की वैल्यू बढ़ेगी, जो क्वालिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा उतना ही। तो बोला कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू किस में ज़्यादा आएगा, तो हम लोग बोलोगे जिसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, आ जाओ, आंसर क्या हो जाएगा? सी, अबाउट 3 टाइम्स। होपफुली बात समझ में आगे। अब बताओ, हाँ अगर ये सुनो, एक बात बताऊँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, सुनो। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ किसके पास फ्रीजिंग पॉइंट कम है या ज़्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, जैसे वेपर प्रेशर बताते ना कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट वेपर प्रेशर आई के इनवर्सली। वैसे ही डेल्टा टी एफ तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ज़्यादा घट गया है। ओके, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही पूछ रहा है, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, बट खाली फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है, तो ऑब्वियसली है यहाँ ज़्यादा घट गया होगा तो इसका कम होगा, और यहाँ इसका ज़्यादा होगा, इसमें घटा ही नहीं है, बहुत कम घटा है, समझे। तो अगर पूछा किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो इसी का MgCl2 का कम है, और ज़्यादा किसका है, ग्लूकोज का है। बस समझे क्यों ज़्यादा, ग्लूकोज का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो आई में टूटा नहीं है, इसलिए समझे बात को। कह के आई की वैल्यू बढ़ने से क्वालिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो मतलब कि क्वालिटी बढ़ जाता है, यानी कि डेल्टा टी एफ घट जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, जितना घटेगा उसका क्वालिटी प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा है, समझ बात को। अरे डिप्रेशन ना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए आता ना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, तो आंसर लिखोगे। चलो बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी प्रॉपर्टी, ये तो है ही नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़े क्वालिटी प्रॉपर्टी होता है, देख लो क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है। द फेंटम फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ओ माय गॉड, बताओ इसका आंसर। नहीं बता हम तो कूद के जान दे देंगे। अरे यार ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाएगा पूरी तरह, बताओ तो जल्दी बताओ, 100% टूट जाएगा। ओके, तो कैल्शियम का +2 और नाइट्रेट क्या होगा, तो नाइट्रेट क्या होगा, 2 नाइट्रेट बन जाएगा। ओ माय गॉड, बताओ तो एक ये 2 ये कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 3। अरे मगर मुटिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और इस बट्टा में लेते हैं इनिशियल कितना था, इनिशियल 1 था, तो 3/1 आंसर हो जाएगा 3। क्या करोगे ज़िंदगी में, आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता पा रही हो। अब बताओ, ये तो बता ही सकते हो ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर एट हाई माउंटेन्स, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ऊपर में घट जाता है, क्यों घट जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, बताए थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज हाई, आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। अगर जमीन पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल करता है तो हाई टेम्परेचर पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो प्रेशर कम में टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा, क्योंकि वहाँ वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर नहीं बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ज़्यादा उचित होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा यार, कितना बार पूछेगा, ये बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, करो तो मरो, यस क्या बात है, करो तो मरो। और बताओ, बाय ऑस्मोसिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउस टू पास सॉल्यूट पार्टिकल्स, वाह 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 क्या बात है, यही तो सुनना चाहते थे बेटी, समझ गए, गुड, आता समझ गया तुमको, गुड। अब ये बताओ, ये तो मस्त क्वेश्चन है। द वेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट इज सोल्यूशन इज 2.74, आई की वैल्यू गिवन है। अब बोला द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब टूटने की बात हो रही है तो यानी फॉर्मूला लगाएंगे, याद करो वो पुराने दिन, पहले रुको पहले लिखो बेरियम नाइट्रेट, लिखो ना, बेरियम नाइट्रेट का होल 2, तो बेरियम +2 और नाइट्रेट 2 लिख दें, अरे बोलो ना, हो गया। अब बताओ फॉर्मूला कहाँ पढ़ते हैं, डिग्री कहाँ पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। आई की वैल्यू कितनी होगी, क्या उठ रहा है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, अरे बोलो ना 3 ना, ये 3 बोल दी, मार का फल ही देंगे। n की वैल्यू 3 है, n है कितना टूटा, आई होता है कि वेंट ऑफ फैक्टर, वो निकालना है कि देना, निकालना है वो, नहीं दिया हुआ है 2.74, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, वेंट ऑफ फैक्टर, और 1 को ऐसे रख दो, n की वैल्यू 3 लिख दोगे, कितना रख दोगे, तो बताओ 2 अल्फा बराबर 1.74, तो अल्फा बराबर 2 से भाग कर दो, 0 8 8 2 8 2 16 8 7 14 इतना 0.87, 87% कहाँ पड़ा है, 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अरे क्लियर है, कुछ नहीं है, सवाल एकदम ईजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये है फॉर्मूला किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए बस 1/n कर देते हैं। आ जाओ, अब बताओ
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्व सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? बताओ अब, ये बहुत ईजी है। आई की वैल्यू कितनी यहाँ पर? NaOH है, टूट जाएगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 2, आई की वैल्यू यहाँ पर, आई की वैल्यू बताओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सब, बताओ कितना हो जाएगा? सल्फेट एक है, मंगर मुठिया कहीं की, 1 है 2 1 3, यहाँ बताओ, यहाँ 3 है, ये 1 है, सॉरी 1 है, ये 3 1 है, 2 हो जाएगा। हाँ यहाँ बताओ, बोलो 2 क्या बोला है? हाईएस्ट, तो कौन आंसर हो जाएगा? सॉल्व करने की भी जरूरत, आई की वैल्यू ज़्यादा यार, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में सबसे खास बात बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी ज़्यादा होता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ तक कि बॉइलिंग पॉइंट भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए क्लियर हो गया। तो अगर इसमें पूछते हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तभी ये आंसर होगा। अब बोले हाईएस्ट डेल्टा टीबी वाले बताओ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तभी यही बोलोगे। समझिए बात को, ये याद रखना है। ओके, हमको आप समझ में आ रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है। A solution has an osmotic pressure of 0.0821 atm at 300 Kelvin. Its concentration would be, वाह वाह, C निकालना है। पाई इक्वल टू, करो तो मरो, पाई का वैल्यू निकालना है। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पाई का वैल्यू कितना दिया देखो तो, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया 0.0821, सी का वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू उतना ही ना होता है 0.0821, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, खलास, खुशी खुशी 1/300, ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे जाना, आ जाओ, आंसर हो जाएगा 0.00000 डी, 0.00333 कर दो आंसर। कितना आसान सवाल है बनना बनाया सवाल दे दिया, आर का वैल्यू ही दे दिया तुमको काट के दे देने के लिए। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अब बताओ किस में मैक्सिमम डिप्रेशन? K2SO4, इसमें आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू 3, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, इसमें बताओ आई की वैल्यू 2, इसमें आई की वैल्यू 1, इसमें आई की वैल्यू 1, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, ये तुम्हारा, तो जिसमें सुनो अभी बदतमीजी, तुमको पता है बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, बताओ बोला कि मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें ना, तो डेल्टा TF मैंने बताया था, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ रहे हो, आई। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट बोलता है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो ये दोनों का हो जाता है, DC और D दोनों आंसर हो जाता, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, क्यों घट जाता है ना इसलिए। बट यहाँ पर मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछा है, सबसे अच्छी बात है। क्वेश्चन को समझना, जेई में पूछा हुआ, नीट में पूछा हुआ, भर के क्वेश्चन सब सब बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, बताओ, डेंसिटी मास नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना कमाल कर दी तुम लोग, ये सवाल तो भर भर के पूछा हुआ इस टाइप का। ग्लूकोज आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 1, सुक्रोज आई की वैल्यू 1, NaCl आई की वैल्यू 2, और यूरिया आई की वैल्यू 1। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है, 3 एक जैसा हो ही नहीं सकता। वो पूछ भी रहा है हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हो गया, यही है, कई बार पूछा, इस बार भी पूछा है सवाल, इस बार भी पूछा है, दिखाते हैं, आता है, आने दो आने दो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम मास, सेम क्या सेम होता है? डेंसिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ एंड मोलर कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है और कंसंट्रेशन भी सेम होता है। चलिए आप बताइए, या रिपीट हो गया लग रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा? हाँ नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ऑप्शन अलग अलग है, बताओ किसका आंसर होगा? बताओ, आई की वैल्यू किस में ज़्यादा दिखाई दे रही है? डी, यस, इसमें 3 हो जाएगा ना, CaCl2, 2 क्लोरीन 1 कैल्शियम, यहाँ 2 ही होगा, है ना, इसलिए। चलो आगे बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इस यही है ना, देखे ना, खुशी खुशी मार देना वेपर प्रेशर, यहाँ तक कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गया? क्या बात है, या ये पिछले साल कर लो। एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर? कौन एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा जिसमें आई की वैल्यू 1 ना हो, या तो डिसोसिएशन हो जाए या तो एसोसिएशन हो जाए। यूरिया आई की वैल्यू 1 है, कॉमन सॉल्ट, यही आंसर है।
ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि आई की वैल्यू इसमें 2 है। भैया ये टूट गया, ये डिसोसिएशन शो कर रहा है इसलिए। तो किस में एबनॉर्मल मोलर मास आता है, तो यही है। चलो आ जाओ। द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज कॉल्ड, वाह क्या बात है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तुम लोग कमाल क्यों हो। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बताओ N2 गैस में कपूर किस प्रकार गोल है यार, कपूर यानी कैम्फर सॉलिड होता है ना, सॉलिड इन गैस, कपूर। बताओ आंसर का, सॉलिड इन गैस, आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो पूछा हुआ है। वाह क्या बात है, कितनी दिल खुश कर दी। मोलैलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। हाँ ये तो बहुत बार पूछा हुआ। ये बताओ न्यूमेरिकल, बताओ न्यूमेरिकल। 36 ग्राम पानी, 46 ग्राम ग्लिसरीन। अब बताओ, ये सुनो ग्लिसरीन का फॉर्मूला यहाँ दे दिया है, ग्लिसरीन का फॉर्मूला दे दिया। वैसे ग्लिसरीन जो होता है, सुनो रे लड़के, CC OH OH, नहीं बात नहीं करो ना, बीच में डिस्टर्ब मत करो ना। OH यहाँ एक H देंगे, एक यहाँ 2 H दे देंगे, इसका कार्बन को 2 H हो गया, इसको 2 H दे देंगे, इसको 1 H दे देंगे। ओके गाइज, तो भाई फॉर्मूला भाई देख लो क्या है, C3 5 हाइड्रोजन, 2 1 3 2 2 4 1 5 5 हाइड्रोजन, और यहाँ से OH 3 ठो दे दिया, सही है। इसका नाम ग्लिसरीन है, क्या नाम बताओ। हाँ इसको बोलते हैं क्या बोलोगे इसको, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ऑल लगता है अल्कोहल के लिए, ठीक है। चलो तो इसी का नाम ग्लिसरीन है, इसी को ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो बताओ कितना हो गया, तो 3 कार्बन, बोलो 3 कार्बन, बोलने में शर्म लग रहा है। 5 3 8 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना होगा, 12 36 36 और 8 44 और 8 24 24 और 44 कितना हो जाएगा, 12 36 36 8 44 36 8 44 ना, और ये 16 3 48 44 48 कितना होगा, 92 92, ठीक है 92 आ गया, सही है 92। 46 ग्राम ग्लिसरीन है, तो क्या बोला किसका मोल आंसर निकालना है, ग्लिसरीन का निकालना है, तो निकाल लो। वो क्या है, पहले दोनों का मोल निकालो, पूरा टोटल पानी का मोल निकालो, तो पानी का वाटर का निकालो तो कितना होगा। गिवन मास कितना है 36/18, 2 मोल। ग्लिसरीन बताओ, ग्लिसरीन का गिवन मास कितना 46, एंड इसका मोलर मास कितना है। वाह ये तो और आसान है यार, 1/2 हो गया। ओके अब बोला ग्लिसरीन का बताओ मोल फ्रैक्शन, क्या बताओ, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, ग्लिसरीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ ग्लिसरीन 1/2, टोटल मोल बताओ 2 + 1/2 जोड़ो 1/2, ये 5/2 हो जाएगा, 2 बाई बोल कितना हो जाए, 0.2 करता है ऑप्शन, गलती नहीं ना कहीं हुआ है, चेक कर लो। ये 5/2 हो गया, 5/2 पलट दिया तो 2/5, तो 2 कट गया, हो गया, सही है। क्लियर हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम वाटर, तो वाटर का 2 मोल हो गया, परफेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी ओबेट-रॉल्स लॉ, डी हो जाए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एजोट्रोपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही बनता है, क्योंकि वो नॉन आइडियल का ही टाइप है। क्लियर हो गया, देखो कितना आसान है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वाह कितना गजब बात कर दी, कितना जल्दी जवाब दे रही है। हाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो है ही, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ही, ऑस्मोटिक प्रेशर है ही, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, वाह वाह शिष्य यादव, चाहे मोलारिटी पूछे चाहे नॉर्मलिटी, सुनो चाहे मोलारिटी पूछे चाहे मोलालिटी पूछे, प्योर वाटर का 55 याद रखो, 55 क्या याद रखोगे, 55 55.55। अब बताओ हेनरीज कांस्टेंट जो KH है वो क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन इंक्रीज, यही आंसर हो जाएगा। KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, याद आया, क्या बात है, दिल्ली खुश कर दी तुम लोग ने। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, मैंने ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओके चलो अच्छा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंटीफ्रीजिंग सॉल्यूशन, कौन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉन वाटर के साथ एंटीफ्रीज मिक्सचर, ये बताओ।
ऑन व्हाट डज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी डिपेंड्स, किस पे के बी डिपेंड्स करता है? ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ऑन द नेचर ऑफ द बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आंसर सी होगा। थ्योरी पढ़ा के आए हुए हैं कि के बी और के एफ की वैल्यू जो होती है वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। What is the molarity of solution containing 10 ग्राम of NaOH? 500 ml। वॉल्यूम हो गया कितना? 500 भाग कर दे से एक है लिख दे तेरे को। अगर 10 ग्राम NaOH है 10, अच्छा कितना मोल उसका होता है ये? 40। ये मोलारिटी हो गया, खत्म करो, काटो काटो करो। 1000 से गुना, 3 0 3 0 कैंसिल, 5 ना 20 हो गया ये, 1/2 0.5 सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ये बताओ व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द 30 ml ऑफ, वही है डाइल्यूटेड विथ, डाइल्यूट का फॉर्मूला याद है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या नहीं दिया बताओ? M1 कितना दिया बताओ तो? मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर और 30 ml। M2 बोलो, M2 कितना दिया हुआ है? डाइल्यूट M2 निकालना है, V2 दिया हुआ है 500 ml। काटूट करो, काटूट करो, कैंसिल, 5 से 15, हाँ अरे 15 ना, 15/500 कितना हो जाएगा बताओ? 3 से काटो, 3/100, आंसर हो जाएगा 0.03। आंसर कहाँ पड़ा? 0.03, बी आंसर, बी बी बी। कोई दिक्कत? हो गया। अब बताओ द मोलालिटी ऑफ 648 ग्राम प्योर वाटर इज बी। कुछ सोचना ही नहीं है इसके अंदर। कितनों पानी बोलते? 1 kg पानी बोलते, 2 kg पानी बोलते, 4 kg पानी बोलते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बताओ द लॉ इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर। बताओ। हेनरी लॉ, यस, द इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन हेनरी लॉ। कोई दिक्कत? अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। हाँ, कौन लोएस्ट वेपर प्रेशर शो करेगा? क्विकली बताओ, जल्दी सोचो। इथर भी है, पारा भी है, पारा का तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। सोचो क्या होगा, किसका? बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 45, बहुत इजी क्वेश्चन है। पारा बहुत गाढ़ा ना होता है यार, मरकरी बहुत ही गाढ़ा ना होता है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अ प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट इज केप्ट इन। हाँ बताओ, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। आर साइलेंट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक में फूल जाता है, हिप्पोपोटामस की तरह, याद करने का, हिप्पोपोटामस वही है। चलो, हिप्पो की तरह। हाइपरटोनिक कहाँ हो गया? हाइपरटोनिक, बी आंसर हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? प्लांट सेल श्रिंक हो जाता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इसका आंसर बताओ। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताओ। पाई इक्वल टू क्या पढ़े हो? CRT पढ़े हो? सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी तो कॉन्सेंट मोलारिटी ना होता है, नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम घटाओगे तब पाइप ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। कब बोला? इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, ऑस्मोटिक इंक्रीज, तब वॉल्यूम घटाओगे तब बढ़ेगा। तो वॉल्यूम घटाने की बात कर रहा है वो, बोले वॉल्यूम इंक्रीजिंग, बढ़ाने की तो कभी नहीं होगा। क्या वॉल्यूम घटाओगे तो पाई घटेगा, पाई क्या होगा? घटेगा। मोल्स बढ़ाओगे सॉल्यूट का, क्या बोला है? इंक्रीज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके, बाकी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर कभी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू सी। हाई कहाँ बोल रहा है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टिश्यू पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाता। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन? बहुत ईजी है, 10 ग्राम है। अरे ग्लूकोज 10 ग्राम हो गया तो उसका मोल निकाल लो ग्लूकोज का। 10/180 कर दे, 180 0 1/18। वाटर निकालो, वाटर बताओ, वाटर बताओ। मास कितना हो जाए? 90 ग्राम। 100 ग्राम ना हो तो सॉल्यूशन तो 90 ग्राम पानी हो जाएगा, 18 से भागकर 5 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा? हमको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो क्या करोगे? गिवन मास, गिवन मोल्स, सॉरी मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1/18 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ना, दोनों को जोड़ दोगे 1/18, 1/18 + 5 है ना। ये 1/18 जो है 5 के आगे कुछ नहीं है, 1/18 जो है 5 के आगे कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/18 × 5 कर देता हूँ, 18×95 लगभग ले रहा हूँ। 9 से भाग करो, 9 × 9 और 0 लगा दो, 9 0.01 देख लो कहाँ पर आंसर है।
ये आंसर हो जाएगा। अरे डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर तुम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, इसके पास यूनिट है, इसका यूनिट है, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट नहीं है। अब बताओ जीरोटॉपिक मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड H2O कंटेंस, बताओ। हाँ 68% नाइट्रिक एसिड, अब 32% पानी, ठीक है। HCl वाला में होता है, HCl वाला में बताए थे 20, HCl जो होता है HCl और पानी के साथ 22%। अल्कोहल वाला में 95% अल्कोहल, तो याद है ना, पानी 95%, अल्कोहल 5%। सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन अलाउज टू मूव थ्रू इट ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली। द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, आप बताओ RL बेबी किसके इक्वल होता है? हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सीधे। अब वैसे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है यार, केवल सॉल्यूट पर ही डिपेंड करेगा, पता है। अब बताओ द नॉर्मेलिटी ऑफ द 3 मोलर H3PO4, इसका बताओ, नॉर्मेलिटी पूछा ना, नॉर्मेलिटी पूछा ना, तो एन फैक्टर कितना है इसका? एन फैक्टर बताओ, इसका एन फैक्टर बताओ 2। हाँ 2 3 हार्ड नहीं कि 3 2 बोल दोगे, H3PO4 होता था 3 होता, तो ये आंसर मोलरिटी कितना दिया? 3 3 दूना 6, आंसर हो जाएगा C। अब बताओ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बताओ किस पर डिपेंड नहीं करेगा? बोला द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता है? क्वेश्चन समझ में तुम आया नहीं होगा। सॉल्बिलिटी की बात हो रही है, सॉल्बिलिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये तो सॉल्यूट की सॉल्बिलिटी की बात हो रही है। अब बोला सॉल्यूट सॉल्बिलिटी सॉलिड की सॉल्बिलिटी, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है। सॉलिड की सॉल्बिलिटी किस पर डिपेंड नहीं करता? टेम्परेचर पर करता ही है, सॉलिड नेचर पर सॉल्यूट करता ही है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन खुला बोल नहीं रहा है, हाँ तो तुमको समझना पड़ेगा। अब बताओ the boiling point of an azeotropic mixture of water and ethanol is less than that of water and ethanol, the mixture shows, अब बताओ बताओ आंसर क्या होगा? रे अल्कोहल वाला में ऐसे लॉजिक सोचो, एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वीकर फोर्स आ जाएगा, वीकर फोर्स आएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यानी कि तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन तुम्हारा जानते हो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाता है, पढ़े भी थे तब, हो गया आंसर क्या बोल रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। लोग अंडे उबालते समय पानी में सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं क्योंकि वाह वाह क्या बात है, क्या बात, तुम बोलिए, इधर बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रिवेंट द ब्रेकिंग ऑफ एग्स, ओके हाँ बिल्कुल। आ जाओ अब इस साल का क्वेश्चन 2026 का, लो 58 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स? तो इसका आंसर होगा बायोलॉजी में तुम इसे याद रख सकते हो, तुम उसी लॉजिक से आंसर दियोगे कि बायोलॉजी में ऑस्मोसिस पढ़ते इसलिए आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स? चलो भी आंसर सही है, आगे बताओ इसका बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये तो बता ही सकते हो, इसमें 3 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, उसमें 2 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, आंसर हो जाएगा सी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस बार सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। ये बताओ विच आर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ वेंटो फैक्टर? KCl के लिए 2, NaCl के लिए 2 और इसके लिए 3, 2 2 3, कहाँ 2 2 3 बी, क्लियर हो गया? ये बताओ, ये उल्टा, ये छूट गया, ये लग रहा है, इसको ना हम लास्ट में कर देंगे, अच्छा कोई बात नहीं है। 60 था, ये 60 है, 60 नंबर है। बताओ विच आर द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड होता है? मोल फ्रैक्शन से कि पर मिलियन से, मास परसेंटेज से, मोलरिटी से? मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर? वही इस बार भी पूछ दे, लो अब बताओ, या ये क्वेश्चन जो बच्चा टिक मारेगा इस बार का क्वेश्चन। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर? एबनॉर्मल यूरिया तो आई का वैल्यू जिसमें 1 है, जो एसोसिएशन शो करता है या डिसोसिएशन शो करता है, जो टूट जाता है या जुड़ जाता है वही ना शो करेगा। तो यूरिया तो तुम्हारा नहीं टूटता, आई का वैल्यू 1 है, इसका भी आई का वैल्यू 1 है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी, कॉमन सॉल्ट NaCl टूट जाता है, हाँ सही मारे हुआ है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड, दो डेफिनेशन भी आ जाता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते ना, डेल्टा TB KB के बराबर हो जाता है जब M की वैल्यू 1 हो जाती है, याद है कि नहीं है? जिसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कहाँ गया? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यही है,
इसी का नाम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसलिए दो नाम याद रखना जरूरी है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा, अब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, इसलिए दो नाम याद होना जरूरी। पूछ दिया, देख लो तुम्हारे सामने में। 64 बताओ, दो इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोएस्ट वेपर प्रेशर, ये बताओ। देखो क्वेश्चन में सुनो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं बोल रहा है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, बट वेपर प्रेशर जो होता है वो आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये गलती नहीं करना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर इसका गलत जवाब दे देते हैं बच्चे आंसर बताने के चक्कर में। ओके, तो बताओ पहले आई की वैल्यू कम, यहाँ पे 3, यहाँ पे आई की वैल्यू 3, अरे बोलो ना, यहाँ पे आई की वैल्यू 3, यहाँ पे आई की वैल्यू 4, 3 सोडियम निकलेगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 3, यहाँ पे आई की वैल्यू, ये दोनों में देख लेंगे दोनों पहले। आई की वैल्यू 1 टू 10, तुम तो बताओ, सुनो नहीं बोलो। आई की वैल्यू जितनी कम होगी उसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर पूछता तो आंसर होता था डी। ओके, लेकिन बोल रहा है किसकी हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगी, जिसकी आई की वैल्यू जितनी कम उसकी किलो का आंसर होगा, बोलो बी। होपफुली बात समझ में आ गया होगा। आइए आज जो बताएं पहला वाला भैया हो गया खत्म, 65 सवाल हमने खत्म कर दिया, 65 क्वेश्चन खत्म हो गया, चैप्टर फिनिश्ड। पूरा ओवरऑल पूरा मैंने कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।